हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पेंडुलम मीडिया पे आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 4 जुलाई 2020 के। तो फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि सेशन को ज्वाइन करें। रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो करिए और जिन लोगों ने हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं आज की पहली न्यूज क्या है। रक्षा परिषद ने 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है और ये जो है रक्षा खरीद परिषद की बैठक में डिसाइड किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो रक्षा खरीद परिषद है ये क्या है, यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है। ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो फैसले लेती है कि जो 3 आर्म्ड फोर्सेस हैं और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उनकी जो पॉलिसीज हैं उन सब पे जो है ये फाइनल डिसीजन लेती है। और इसकी जो अध्यक्षता है, जो इसके चेयरमैन होते हैं काउंसिल के, वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं। तो अभी हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है? रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं। तो वो इस डिसीजन मेकिंग बॉडी यानी कि रक्षा खरीद परिषद के वो चेयरमैन हैं। और ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है ये 2001 में बनी थी। ठीक है, तो यदि प्रश्न पूछा जाता है कि ये रक्षा खरीद परिषद किस वर्ष में स्थापित की गई थी, तो ये 2001 में बनी थी। अब ये जो डील है, ये जो 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों को जो मंजूरी दी गई है, इसमें कौन कौन से उपकरण शामिल हैं? तो मेजर इसमें फाइटर जेट MiG-29 शामिल है, सुखोई 30 विमान है, स्वदेश निर्मित पिनाका रॉकेट सिस्टम है और साथ ही लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और अस्त्र शामिल है। अस्त्र क्या है? वो विजुअल रेंज क्लास है एयर टू एयर मिसाइल की और जिसको डेवलप किया था DRDO ने। ठीक है, तो जो अस्त्र मिसाइल है वो DRDO के द्वारा डिजाइन और डेवलप्ड है। तो इस नई और अतिरिक्त मिसाइल प्रणाली की खरीद से सेना के तीनों अंगों की ताकत में वृद्धि होगी, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा परिषद ने 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी। इनमें से क्या उन उपकरणों में शामिल है? MiG-29, सुखोई 30 विमान, पिनाका रॉकेट सिस्टम और उपरोक्त सभी। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर? कौन कौन से उपकरण शामिल है? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि MiG-29, सुखोई 30 विमान, पिनाका रॉकेट सिस्टम, अस्त्र, ये सभी जो है एक भी ये डील है जो 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों को खरीदने की जो मंजूरी दी गई है उसमें शामिल है। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 की शुरुआत हो गई है और इसको मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है और औषधि खोज प्रक्रिया में सहायता के लिए यह एक राष्ट्रीय पहल है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए यह प्रतियोगिता दुनिया भर के पेशेवरों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करती है। इसमें मानव संसाधन विकास नवीकरण प्रकोष्ठ यानी कि HRD इनोवेशन सेल और AICTE हैकाथॉन के जरिए संभावित औषध अणु की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके साथ साथ ही जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR इन अणुओं का संश्लेषण और प्रयोगशाला जांच के लिए भेजेंगे। चलो हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, A और B दोनों। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि A और B दोनों। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2036 तक के रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो ये एक जो रेफरेंडम अभी हाल ही में हुआ है रूस में, तो उसमें जो है लोगों ने वोट किया है, नागरिकों ने 76.24% में पुतिन के पक्ष में वोट दिया है, मतदान किया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, और जिसके थ्रू जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो रशिया के 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। और
पिछले सप्ताह आयोजित इस जनमत संग्रह में श्री पुतिन को 2024 के बाद 2 और 6 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है। और बात करें हम रूस की, तो यहां पर जो है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, यानी कि अर्ध राष्ट्रपति जैसा सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी होता है और इसमें प्रेसिडेंट भी होता है, लेकिन जो पावर्स होती है मेजर वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट है उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय पीपल, इनका इलेक्शन डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय पीपल। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया में वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। और अभी जो करंट में प्राइम मिनिस्टर है रशिया के वो है मिखाइल मिशुस्तिन। तो यहाँ पर 1 जुलाई को जो है रेफरेंडम हुआ था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, जिसमें पुतिन के पक्ष में 76.24% नागरिकों ने मतदान किया था और काफी पक्ष में ही वोट रहा था उनके। और अब वो 2036 तक जो है रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस की बात करें तो ये पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक अंतर महाद्वीपीय देश है। रूस क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी मॉस्को और मुद्रा रूसी रूबल है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। रूस में आयोजित जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम के अंतर्गत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किस वर्ष तक राष्ट्रपति के रूप में काम करने की अनुमति प्राप्त हो गई है? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। आंसर कमेंट करते रहिए। 2024, 2030, 2036 और 2025। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि 2036 तक के लिए। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने जूनियर वकीलों हेतु 2 साल के लिए 3,000 रुपए मासिक वजीफे की घोषणा की है। यानी कि जो जूनियर वकील हैं उनको 3,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। तमिलनाडु सरकार ने घोषित किया है और इससे उनको बहुत मदद मिलेगी, खासकर इस कोविड-19 के दौरान। सरकार ने कहा है कि ये मदद आवश्यक है क्योंकि जैसा हम सब लोग जानते हैं कि कोई एक फ्रेशर होता है तो उसको एक इंडिपेंडेंट वकील के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए 3 से 4 साल का समय लगता ही लगता है। तो उस दौरान उन लोग को एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए 3,000 प्रति माह जो है उनको इंटर्नशिप दिया जाएगा। और तमिलनाडु सरकार 3 दशकों से अधिक समय से एक अधिवक्ता कल्याण योजना भी लागू कर रही है। उसमें जो अधिवक्ताओं के निधन पर उनके परिवारों को 7 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और अब एक अतिरिक्त उपाय के रूप में युवा अधिवक्ताओं को अलग 2 वर्षों के लिए 3,000 रुपए मासिक भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो उनको 3,000 रुपए मासिक दिए जाएंगे वो 2 वर्षों के लिए दिए जाएंगे। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने जूनियर वकीलों हेतु 2 साल के लिए कितने रुपए मासिक वजीफे की घोषणा की है? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। 5,000, 2,000, 3,000 या 4,000। काफी समय से जो बार काउंसिल है तमिलनाडु का वो भी डिमांड कर रहा था कि स्टाइपेंड दी जानी चाहिए और फाइनली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 3,000। और तमिलनाडु के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो चेन्नई है, राजधानी चेन्नई है। यहाँ के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री जो हैं वो ईके पलानी स्वामी हैं। और जो यहाँ पर गवर्नर हैं तमिलनाडु में वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं तमिलनाडु में? फटाफट से कमेंट करके बताइए। लोकसभा की 39 सीट्स हैं, राज्यसभा की 18 सीट्स हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज देखते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण झारखंड के देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित कर दिया गया है। तो कोविड-19 महामारी के चलते हुए झारखंड के देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला जो हर साल लगता था उसको स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि सरकार के लिए इतना बड़े मेले की तैयारी करना कोविड-19 के बीच बहुत ही बड़ी चुनौती है।
तो ये जो निर्णय है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया है और उन्होंने लोगों तक ये बात पहुंचाई है कि इसको नहीं आयोजित किया जाएगा। लेकिन गौड़ा के सांसद जो निष्कांत दुबे हैं, उन्होंने सरकार के इस फैसले को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। बात करें देवघर की, तो पूर्वी भारतीय राज्य झारखंड में मयूराक्षी नदी के किनारे पर यह एक पवित्र शहर है। प्राचीन बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर एक महत्वपूर्ण हिंदू यहाँ पर तीर्थ स्थल है। साथ ही हर साल सावन मास में बहुत से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट महामारी के चलते हुए ये आयोजित नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी जो रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा है जो उड़ीसा में होती है हर साल पुरी में, तो उस पे भी पहले प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन बाद में उसमें अलाउ कर दिया गया था। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले झारखंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये भारत का एक पूर्वी राज्य है। इसे 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं झारखंड की। ये अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? बिहार, इधर वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये 1 2 3 4 5 6 राज्यों के साथ ये अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। और इसकी राजधानी रांची है। यहाँ के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। और राज्य में 14 लोकसभा सीटें हैं और 81 विधानसभा सीटें हैं। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं झारखंड में। जल्दी से आंसर करिए। राज्यसभा की 6 सीटें हैं झारखंड में। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। उससे पहले इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लीजिए, फटाफट से मुझे उसका आंसर बताइए। प्राचीन बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। फटाफट से बताइए। रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो किया कीजिए और लाइक बटन को जरूर प्रेस करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि झारखंड। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। देश के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि वो आए और प्लाज्मा डोनेट करें। और यह सुविधा नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज में स्थापित की गई है। और ये जो प्लाज्मा बैंक है रोगियों को प्लाज्मा थेरेपी प्राप्त करने के लिए आने वाली बाधाओं को दूर करता है। प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है इसमें कि जो लोग संक्रमित होते हैं किसी बीमारी से, पहले मैं जनरलाइज बता देती हूँ कि कोई भी बीमारी से कोई संक्रमित हुआ है और फिर वो ठीक हो गया, रिकवर हो गया, इसका मतलब कि अब जो उसके प्लाज्मा है उसमें ऐसे तत्व हैं जो एंटीबॉडीज हैं वो फाइट कर सकती हैं उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट। तो जो और कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके अंदर वो प्लाज्मा अगर हम डाल देते हैं तो उसकी जो बॉडी है वो भी उस डिसीज से लड़ने के लिए सक्षम बन जाती है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी होती है। तो कोविड-19 के केस में इसका जो परीक्षण है वो परीक्षण चल रहा है, तो उसके लिए प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। अब इसमें क्या होगा कि जो कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं पेशेंट्स, वो अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं यहाँ पर। और जो लोग अभी भी संक्रमित हैं उनके उपचार के लिए इस प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाएगा। और दिल्ली कोविड-19 के लिए प्लाज्मा उपचार का परीक्षण करने के लिए आईसीएमआर द्वारा मंजूरी प्राप्त पहले कुछ राज्यों में से एक है जो अभी भी परीक्षण के चरण में है। तो प्लाज्मा थेरेपी का कोविड-19 के लिए कितना ये सफल रहेगा वो कह पाना अभी मुश्किल है क्योंकि वो टेस्टिंग फेज में चल रहा है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। देश के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए। चेन्नई, पटना, वाराणसी या नई दिल्ली? बहुत इजी है, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नई दिल्ली। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। आईआईटी कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी कक्षा से घर शिक्षण सेटअप विकसित किया है और यह स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए शिक्षकों द्वारा व्याख्या या निर्देश को रिकॉर्ड कर सकता है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 के कारण जो है सबसे बुरी जो स्थिति हुई है वो टीचिंग सिस्टम की हुई है।
मतलब बहुत असर पड़ा है एजुकेशन सिस्टम पे, तो अब उसको वापस से रिवाइव करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स द्वारा भी। तो यहाँ पर आईआईटी कानपुर ने इसी को सोचते हुए एक मोबाइल मास्टर जी नाम से एक सेटअप विकसित किया है। यह उत्पाद हल्का है और इसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए सीट फिट करने और उस पर बुक रखने के लिए समायोजन है। मोबाइल मास्टर जी ऑनलाइन क्लास को एक आरामदायक घर का माहौल बनाते हुए पूरे रिकॉर्डिंग सेटअप पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है आईआईटी कानपुर की। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। मोबाइल मास्टर जी कक्षा से घर शिक्षण सेटअप किस संस्था ने विकसित किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई और आईआईटी गुवाहाटी। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। किस संस्था ने मोबाइल मास्टर जी जो है सेटअप बनाया है, विकसित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, यानी कि आईआईटी कानपुर। अगली न्यूज देखते हैं। प्रख्यात बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का हृदयघात के कारण निधन हो गया है। वे 71 वर्ष की थी और हम सब लोग जानते ही हैं सरोज खान को, बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर हैं और बहुत सक्सेसफुल कोरियोग्राफर्स में से एक है बॉलीवुड की। और बात करें हम कि जैसे कुछ कुछ फेमस सॉन्ग्स हैं जो आपने काफी सुने होंगे, जैसे 1 2 3 माधुरी दीक्षित का जो गाना था, या हवा हवाई जिसमें श्रीदेवी जी ने एक्टिंग की थी, डांस किया था, या और भी सुपरहिट सॉन्ग्स थे जो उनको कोरियोग्राफ जो है वो सरोज खान ने किया था। और उनके बेस्ट सॉन्ग्स के लिए उनको 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 4 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 2000 से अधिक गीतों को कोरियोग्राफ किया था और फिल्म कोरियोग्राफर बी सोहन लाल के अधीन उन्होंने काम करते हुए नृत्य सीखा था। तो हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सरोज खान का हृदयघात के कारण निधन हो गया। वे एक सफल डैश थी, कोरियोग्राफर, चित्रकार, लेखिका या वैज्ञानिक। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। काफी फेमस है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, यानी कि कोरियोग्राफर है वो। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। लेपिडोप्टेरिस्ट ने अरुणाचल प्रदेश में 2 नई तितलियों की प्रजातियां की खोज की है। तो सबसे पहले लेपिडोप्टेरिस्ट क्या होते हैं? तो लेपिडोप्टेरिस्ट जो होते हैं वो लोग होते हैं जो तितलियों या फिर जो पतंगे होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, यानी कि बटरफ्लाइज और मॉथ्स की जो स्टडी करते हैं या उनका संग्रह करते हैं, वो जो है लेपिडोप्टेरिस्ट कहलाते हैं। उन्होंने 2 नई तितलियों की प्रजातियों की खोज की है। ये प्रजातियां हैं स्ट्राइप्ड हेयरस्ट्रैक और इल्यूसिव प्रिंस। जो स्ट्राइप्ड हेयरस्ट्रैक है वो पहली बार चीन के हेनान प्रांत में जापानी एंटोमोलॉजिस्ट द्वारा दर्ज किया गया था। एंटोमोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कीड़ों की पढ़ाई करते हैं, यानी कि those who study insects। और इल्यूसिव प्रिंस का संबंध वियतनाम से है और ये माना जाता है कि पूर्वी हिमालय में पाए जाने वाले ब्लैक प्रिंस प्रकार से यह संबंध रखता है। इन 2 तितलियों के अलावा रिकॉर्ड 129 वर्षों के बाद अरुणाचल प्रदेश के गेलिंग क्षेत्र से एक गैर विषैले सांप असम कील ब्लैक का भी पुनः खोज की गई है। तो यहाँ पर 3 मेन जो है डिस्कवरीज की गई हैं। सबसे पहले जो तितलियां हैं, 2 तितलियों की प्रजाति, यानी कि स्ट्राइप्ड हेयरस्ट्रैक और इल्यूसिव प्रिंस, ये 2 तितलियों की प्रजाति हैं। स्ट्राइप्ड हेयरस्ट्रैक हेनान प्रांत जो जापान में है संबंध रखता है और जो इल्यूसिव प्रिंस है वो वियतनाम से संबंध रखता है। और साथ ही साथ एक जो गैर विषैला सांप है असम कील ब्लैक, वो 129 वर्ष बाद अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। तो ये 3 जो प्रजाति हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बन सकता है। चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में खोजी गई स्ट्राइप्ड हेयरस्ट्रैक एक डैश है, तितली है, मछली है, सांप है या मेंढक है? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, यानी कि तितली है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। केरल और पुणे के शोधकर्ताओं ने सिक्किम हिमालय से ग्लोबा एंडरसोनी नाम का एक दुर्लभ पौधे की प्रजाति की खोज की है और ये 136 वर्षों के अंतराल के बाद तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र के पास पाया गया है। 1875 में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री सर जॉर्ज किंग ने इसे सिक्किम हिमालय से एकत्रित किया था और इस पौधे को आमतौर पर डांसिंग लेडीज या हंस के फूल के रूप में भी जाना जाता है। हो सकता है कि आपको ग्लोबा एंडरसोनी दे दें, जैसे एसएससी सीपीओ में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं साइंटिफिक नेम से रिलेटेड,
और आपको ऑप्शन में दे दें कि इस पौधे को और किस नाम से जाना जाता है, तो डांसिंग लेडीज और या फिर और कोई ऑप्शंस करके दे दें, तो वहां पे आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। IUCN की रेड लिस्ट में इसे घोर संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह पौधा आमतौर पर सदाबहार जंगलों के बाहरी इलाके में चट्टानी ढलानों पर लिथोफाइट यानी कि नंगी चट्टानों या पत्थर पर उगने वाले पौधों के रूप में उगता है। ठीक है, तो लिथोफाइट क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो नंगे चट्टानों या पत्थर पर उगते हैं उनको लिथोफाइट कहते हैं। तो ये पौधा उसी तरह से उगता है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। ग्लोबा एंडरसोनी नाम का एक दुर्लभ पौधे की प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? सिक्किम, केरल, कर्नाटक या मणिपुर? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। कहाँ खोज की गई है इस पौधे की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि केरल। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स हैं 4 जुलाई के, वो अच्छे से पढ़ लिए, साथ में इससे जुड़े प्रश्न भी देख लिए। आपको ये सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को भी बोलिए कि रोजाना डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। इसी तरह हमारे साथ तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।